हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर संजय अग्रवाल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं CUT पीजी का मैथमेटिक्स का पेपर जो एडमिशन टू MCA कोर्सेज, MSc कंप्यूटर साइंस, MSc ऑपरेशनल सर्च एंड अलाइड कोर्सेज में यूज होता है। CUT मींस यू ऑल नो कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, NTA से कंडक्ट करती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर 2022 में इसे शुरू करा गया। इसमें जो भी मार्क्स, इसमें अलग अलग एग्जामिनेशंस जैसे कंप्यूटर साइंस एंड IT के लिए पेपर हुआ था, इसी तरह और सारों के लिए होता है। अलग अलग कोर्सेज के लिए आपको यदि केमिस्ट्री में चाहिए तो केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स चाहिए तो फिजिक्स के लिए एग्जाम्स होते हैं, और इनमें जो मार्क्स स्कोर करते हैं उसके बेसिस पे ए लार्ज नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन्स मिलते हैं। और उन यूनिवर्सिटीज़ में बहुत प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं लाइक DU, JNU, BHU, जामिया मिलिया इस्लामिया एंड ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। तो बहुत टाइम सेव करता है एग्जामिनेशन, लाइक वन एग्जामिनेशन एंड यू गेट एडमिशन, यू हैव ए पॉसिबिलिटी ऑफ एडमिशन इन so many universities of repute. I'm not just talking about universities, क्योंकि खाली एडमिशन लेने से तो कुछ होना नहीं unless it is a good universities। तो हम खाली MCA की यदि बात करते हैं तो MCA NIT निमसेट के थ्रू होता है और ये CUT के थ्रू होता है और सारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में। CUT का एक एडवांटेज और भी है, लाइक ये DU, JNU वगैरह तो एडवांटेज है, साथ ही साथ जो CUT के थ्रू जो MCA कोर्स में एडमिशन होता है दैट इज ऑफ 2 years ड्यूरेशन, और इसकी वैल्यू सेम मानी जाती है 3 years वाले के बराबर। ओके, सो लाइक इट इज कंसिडर्ड एज इक्विवेलेंट टू दोज MCAs जहां पे ड्यूरेशन 3 साल भी है। तो एक तो इसमें आपका 1 साल सेव होता है, और दूसरा यूनिवर्सिटीज प्रोमिनेंट है, बहुत रिप्यूटेड कोर्सेज हैं और बहुत पुराने कोर्सेज हैं, और प्लेसमेंट इज वेरी वेरी गुड। ओके, फैकल्टी एंड सिस्टम्स तो अच्छे हैं ही हैं। तो इसलिए CUT हर हालत में आप लोगों को ट्राई करना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एडवांटेज मिला आप लोगों को कि MCA की ड्यूरेशन 1 साल कम कर दी गई, बट क्योंकि NITs बीइंग इंजीनियरिंग कॉलेजेस अभी तक उन्होंने उसे इंप्लीमेंट नहीं करा है, दे आर स्टिल गिविंग क्वालिफिकेशंस ऑफ 3 years ड्यूरेशंस। तो NITs भी अच्छे हैं, बट CUTs आर गुड, आर बेटर एज सच, सेविंग यू 1 complete year। और इसमें उनको भी एडवांटेज है, लाइक जैसे DU में 4 साल का ग्रेजुएशन है नॉर्मल, और 3 साल में भी आपको मिलता है डिप्लोमा टाइप का, बट 4 साल में यदि आप ग्रेजुएशन DU से करते हैं और 2 साल में आप MCA करते हैं तो आप 6 साल में यू आर ए पोस्ट ग्रेजुएट, जो जैसे पहले होता था। पहले 3 साल की ग्रेजुएशन होती थी, 3 साल का MCA होता था। तो इस तरीके से जो DU के भी स्टूडेंट्स हैं स्पेसिफिकली ग्रेजुएशन के, दे मस्ट ऑल्सो अपीयर इन CUT एग्जामिनेशन, एंड इनफैक्ट एवरीबॉडी हु इज इंटरेस्टेड इन डूइंग MCA और MSc कंप्यूटर साइंस और MSc साइबर सिक्योरिटी और MSc ऑपरेशन सर्च और अलाइड कोर्सेज, ओके, फ्रॉम ए गुड यूनिवर्सिटी, दे मस्ट अपीयर इन CUT। तो CUT में सब्जेक्ट डोमेन में 75 क्वेश्चंस आते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। जैसे स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट दिस पेपर, तो इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक में 3 पोर्शंस माने जाते हैं, लाइक ए क्रिटिकल थिंकिंग, और क्योंकि थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंप्यूटर प्रोफेशनल्स, यू नो, जब तक आप सोचते नहीं है, जब तक आप क्रिटिकली एनालाइज नहीं करते हैं चीज़ों को, आप कोडिंग कैसे करेंगे, आप डीबगिंग कैसे करेंगे, आप सिस्टम डेवलपमेंट कैसे करेंगे, ओके, आप सिस्टम मैनेज कैसे करेंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो भी। एंड देन मैथमेटिक्स, एंड थर्ड इज कंप्यूटर्स। ओके, बट ये जो क्वेश्चंस हैं अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड नहीं है, दे आर मिक्स, दे आर इंटरमिंगल्ड, यू नो। आप ऐसा हो सकता है आपको लॉजिक के क्वेश्चंस आए, रीजनिंग, थिंकिंग के, फिर सडनली मैथ्स आ जाए, फिर कंप्यूटर्स आ जाए, फिर दोबारा लॉजिक आ जाए। सो इट्स जस्ट लाइक दैट। तो उन्हीं में से हमने मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस के लिए ये आपके PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं सॉल्यूशंस के साथ साथ। तो हमने एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में इन्हें मेंटेन करा है, और हर पार्ट में हम 5-5 क्वेश्चंस डाल रहे हैं जिससे आप थॉरली उन चीज़ों को समझ सकें। ठीक है ना? तो ये जरूरी नहीं है कि इसमें एक्चुअल क्वेश्चन नंबर वही होगा जो एक्चुअल CUT में है, बट क्वेश्चन सेम है, बट मे बी इन ए डिफरेंट ऑर्डर, क्योंकि बीच में से हमें लॉजिक के क्वेश्चन हटाने पड़े, थिंकिंग के हटे और कंप्यूटर्स के हटे, एंड देन वी आर डूइंग दिस फॉर मैथ्स, बट वी डू हैव द सिमिलर सीरीज फॉर लॉजिक ऑल्सो एंड फॉर कंप्यूटर्स ऑल्सो। ओके, तो इन ऑल आपको कंप्लीट पेपर्स मिलते हैं सैनमेक से CUT एग्जामिनेशंस के। ओके, 22 में शुरू हुआ है, तो ऑब्वियसली आगे जाएगा फॉर ए, और धीरे धीरे नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इसमें इंक्रीज होती चली जाएंगी। तो आज के लेक्चर में हम पहली 5 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं इसके। तो चलिए शुरू करते हैं, और अप्रोच वही रहेगी जो और सारे लेक्चर्स में रहती है मेरी, लाइक आई विल गिव यू द ट्रेडिशनल मेथड्स, बट एट द सेम टाइम आई विल प्रमोट यू टू यूज शॉर्टकट्स, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज योर चॉइसेस टू बी एबल टू आंसर दीज प्रॉब्लम्स। क्योंकि किसी भी एंट्रेंस में जो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है उसमें आपके स्टेप्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, आपके मेथड्स नहीं इंपॉर्टेंट होते, आपका करेक्ट सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट होता है। CUT में हर करेक्ट आंसर के लिए यू गेट 4 मार्क्स, हर इनकरेक्ट आंसर के लिए यू लूज 1 मार्क। ओके, तो इट्स अ गेम ऑफ मार्किंग करेक्ट आंसर्स। इनफैक्ट आई विल से इट्स अ वॉर ऑफ मार्किंग करेक्ट आंसर्स। तो कंपटीशन इज जस्ट लाइक ए वॉर
आप कंपटीशन जीतना चाहते हैं, मतलब आप वॉर जीतना चाहते हैं, इतने सारे आपके अपोजिट साइड में खड़े हैं, ओपोनेंट्स हैं, और आपको उन्हें डिफीट करते हुए सेलेक्ट होना है. सो आपकी मेथड, आपका वे ऑफ डूइंग थिंग्स शुड बी आउट ऑफ द बॉक्स, मीन्स इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन पीपल. ओके, चलिए शुरुआत करते हैं. पहला क्वेश्चन रिलेटिवली इजियर है. हमें लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ एक्सपोनेंट्स दिए गए हैं, एक्सपोनेंशियल टर्म्स दी गई हैं, राइट हैंड साइड पे 5 रेज टू x है. आई हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x. तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को भी हम 5 में एक्सप्रेस करेंगे. ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड को भी हम 5 में एक्सप्रेस करेंगे. तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं. 25 इज 5 स्क्वायर. ओके, 25 इज 5 स्क्वायर. 5 square raised to 7.5. And the next is 5 raised to 1, 2.5. और dividing means मैं नीचे ले आता हूँ. 125 is 5 cube, that is 1.5. I'm working only on the left hand side. तो अब हमने 5 को पावर्स को कंबाइन करना शुरू कर दिया. तो 7 दूनी 14, यहाँ पे आ गया 15, और यहाँ पे आ गया 2.5, और नीचे से मेरा आ गया 4.5. ओके, तो 17.5 माइनस 4.5 मीन्स 5 रेज टू 13. इस 5 रेज टू 13 को आपने 5 रेज टू x कंपेयर करा, so your x comes out to be 13. आप खुद देखिए कितना टाइम आपको लगना चाहिए इस क्वेश्चन में, हार्डली 5 to 10 सेकेंड्स. और हर क्वेश्चन के लिए यू गेट ए गुड टाइम, 1.4 मिनट्स के करीब आपको मिलते हैं. तो काफ़ी टाइम आप इस तरह के क्वेश्चंस में सेव कर सकते हैं और उन्हें उन क्वेश्चंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो रिलेटिवली लेंथियर हैं या टफर हैं. ओके, सो लेट्स डू दी अनदर एग्जांपल नाउ. इट्स फ्रॉम मैट्रिसेस. एक मैट्रिक्स है, उसके ट्रांसपोज में उसे ऐड करना है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इक्वेट करना है, एंड देन यू हैव टू फाइंड दिस एंगल बी. ओके, सो इट्स अगेन एन ईजियर प्रॉब्लम. यू नो, ट्रांसपोज निकालने के लिए आपको रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करना पड़ता है. तो ये आपका ए है, तो मैं डायरेक्टली ऐड ही कर रहा हूं. यहाँ पे ए आपका आ गया कॉस बी माइनस साइन बी. बल्कि यदि आपको एग्जाम में करना होता तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं थी, आप मेंटल कैलकुलेशंस करते, डायरेक्टली आपको दिखाई दे रहा है कि आउटपुट क्या होगी. ट्रांसपोज करने के लिए पहली रो की जगह आ जाएगा पहला कॉलम. जो लेफ्ट हैंड साइड पे पहली रो है वो इसका पहला कॉलम बन जाएगा, और जो दूसरी रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा. ठीक है, और राइट हैंड साइड हमें दिया गया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1. बहुत ऑब्वियस है कि राइट हैंड साइड यदि डायगोनल मैट्रिक्स है तो लेफ्ट भी डायगोनल लिख देंगे, दैट एवरीबॉडी नोस. आपने ऐड करा, ये दोनों ऐड करें और इन दोनों को ऐड करा तो 0 आ ही जाना है. तो वैसे ही यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है 2 cos b 0 0 2 cos b. और बल्कि पूरी मैट्रिक्स लिखने की आपको जरूरत क्या है, आपको पता है ना, ये 1 0 0 1 है. ये दोनों यदि 1 1 है तो जो एंट्री यहाँ पे आएगी लेफ्ट हैंड साइड पे वो यहाँ आएगी. तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 2 cos b लिखो, 1 के इक्वेट करो, b के लिए सॉल्व कर लो. व्हाई टू राइट ऑल दिस टू वेस्ट योर टाइम, एंड एवरी सेकंड यू सेव टेक्स यू टुवर्ड्स द सिलेक्शन. ओके, तो जो भी सेकंड आप सेव कर रहे हैं वो अल्टीमेटली आपको विनर बनाएगा. स्टूडेंट्स नॉर्मली पूरा करते हैं, बट आई ऑलवेज से व्हाट व्हाई इज इट नीडेड, यू नो. जब आप कॉस, आपको पता है राइट हैंड साइड पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका अंदर डायगोनल एंट्रीज, ये डायगोनल्स पे 1 होगा और जगह 0 होगा. तो लेफ्ट पे भी वही बिहेवियर रहना है. तो लेफ्ट पे जो ऊपर की एंट्री आएगी वही नीचे की आएगी. देन व्हाई शुड आई राइट इट होल. जैसे मुझे 2 cos b मिला मैं इक्वेट कर दूंगा. तो 2 cos b इज 1 एंड cos b इज 1/2. एवरीबॉडी नोज व्हाट इज cos b. जब 1/2 हो जाता है, cos b इज 1/2. सो व्हाट योर आंसर हियर इज, सो योर आंसर इज ऑब्वियसली π/3. ठीक है ना, 60 आंसर हो गया. अब सबको पता है साइन 30 1/2 होता है तो cos 60 1/2 होगा. ओके, जब आप टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, बट इट्स समथिंग विच एवरीबॉडी नोज, सो नो पॉइंट ऑन डिस्कसिंग दैट एट लेंथ. नेक्स्ट क्वेश्चन. The number of 7-digit numbers whose sum of the digits equals to 10 and which is found by using the digits 1 2 and 3 only. Okay, तो 3 digits, आपको 3 digits allowed है. 1 means you can use 1 or you can use 2 or you can use 3. जितने भी आप नंबर्स लिखेंगे उनमें खाली 60 डिजिट्स यूज होने चाहिए. टोटल 60 डिजिट्स होने चाहिए और डिजिट्स की चॉइस इन्हीं तीनों में से होगी. एंड मोर ओवर उन डिजिट्स का जो सम है वो 10 के बराबर होना चाहिए. तो सबसे पहले तो हम कॉमन सेंस की तरह करके देख लेते हैं. यदि मैं 2 को एक ही बारी यूज करूं, 3 को एक ही बारी यूज करूं, तो 3 और 2 5 हो गए. तो मैं 5 बारी एक एक को यूज कर लूं सपोज. तो आप खुद देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट यूज हुए, 7 डिजिट अलाउड है और इन सब डिजिट्स का सम 10 है. तो मेरी पहली रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई. आई कैन गो इट दिस वे.
मतलब इसका मतलब ये नहीं है मेरा यही नंबर है, इसका मतलब है जो मुझे हर वो नंबर लिखना है जिसमें 5 बारी 1 यूज हो, 1 बारी 2 यूज हो, 1 बारी 3 यूज हो। और मेरे ख्याल से आप सबको पता है वो फॉर्मूला, 7 डिजिट्स को अरेंज करना है, 5 डिजिट्स एक तरीके के हैं, एक एक डिजिट्स एक एक तरीके के हैं, हो गया फॉर्मूला सीधा। पहले वाले केस में ये आ गया मेरे पास। ओके, वी ऑल नो अबाउट दिस, दिस इज बेसिक कॉम्बिनेटोरिक्स। अब दूसरा वाला केस देख लेते हैं। 7 डिजिट्स नंबर बनाना है, तो यदि मैं 4 बारी एक एक लूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप खुद देख लीजिए, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 डिजिट 7 हो गए। हाउ मेनी वेज कैन आई डू दिस? ऊपर तो 7 फैक्टोरियल रहना ही है, बट नीचे 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब खुद सोचिए कोई और पॉसिबिलिटी बनेगी क्या? कोई और पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती, क्योंकि कंडीशन है कि नंबर ऑफ डिजिट्स यूज 7 होने चाहिए एंड सम ऑफ द डिजिट्स 10 होने चाहिए, तो कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बनती। आपने इसे सॉल्व कर लिया, आप सबको जानते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ऊपर का 5 फैक्टोरियल नीचे के 5 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज 42। यहाँ पे 7 इंटू 6 इंटू 5, ऊपर 4 फैक्टोरियल नीचे से कैंसिल हो गया, यहाँ 6 आया, 6 से 6 गया, 7 पंजे 35, इन दोनों को आपने ऐड कर दिया, 7 और 7 77। सो आंसर ऑब्वियसली कम्स आउट टू बी 77। बट मेनी टाइम्स इन माई क्लासेस स्टूडेंट आस्क, सर हम एग्जाम के प्रेशर में गलती भी तो कर सकते हैं कि हम इसे ढंग से सोच ही ना पाएं कि कौन कौन सा डिजिट कैसे आना है, तो क्यों ना इसे थोड़ा सा मैथमेटिकल कर दिया जाए, और वो भी जिसमें टाइम ज्यादा ना लगे। ओके, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत लेंथी मैटर, तो एक बारी सिंपल में देख के कोशिश करते हैं कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। सपोज आपने 1 डिजिट यूज करा x टाइम्स, जैसे पहले केस में 1 को 5 बारी यूज करा, 1 को 4 बारी यूज करा। 2 डिजिट को यूज करा y टाइम्स, जैसे इस वाले केस में 2 को 1 बारी यूज करा, यहां 2 को 3 बारी यूज करा, और 3 डिजिट यूज करा z टाइम्स, जैसे यहां पे z 3 को 1 बारी यूज करा, यहां 3 को 0 बारी यूज करा। तो ये मतलब हो गया, तो पहले वाले केस में x की वैल्यू 5 हो गई, y की वैल्यू 1 हो गई, z की वैल्यू 1 हो गई। दूसरे वाले केस में x की वैल्यू 4 हो गई, y की वैल्यू 3 हो गई, z की वैल्यू 0 हो गई। ओके, जस्ट एन एक्स्ट्रा मेथड। ओके, उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो बाई चांस एग्जामिनेशन में एंड दे वांट टू स्ट्रेंथन देयर कॉन्सेप्ट, तो एक और मेथड उसके लिए कर रहा हूं मैं। अदरवाइज प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है, इससे ज्यादा इस प्रॉब्लम को डील करने की जरूरत मुझे नहीं थी। अब वो कह रहे हैं जो डिजिट्स हैं, जैसे 4 + 2 + 3 7 है, तो इसका मतलब पहली इक्वेशन मेरी बनी x + y + z = 7। अब दूसरी कैसे बनेगी? 10 कैसे बना? 1 को 5 से मल्टीप्लाई करा, +2 को 1 से मल्टीप्लाई करा, +3 को 1 से मल्टीप्लाई करा। ओके, क्योंकि एक एक बारी आकर कर रहा था। इसी तरह नीचे वाले में आप देख लीजिए, इसका मतलब है कि जो इनका सम है दैट शुड बी 10। तो बेसिकली इक्वेशन क्या बनेगी मेरी? x + 2y + 3z = 10। ये इक्वेशन बन गई ना? अब खुद देख लीजिए, यहाँ पे x मेरा 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 4 बारी यूज हुआ, x की वैल्यू 4 आई, 4 को यूज करा, 2 3 बारी आ रहा है, तो 2 × 3 6 आ गया, और z 0 बारी आ रहा है, 3 × 0 0 आ गया, तो ये 10 आ गया। आप इसे इक्वेशन 1 कह लीजिए, इक्वेशन 2 कह लीजिए। 2 में से आपने 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 2 में से जब आपने 1 को सब्ट्रैक्ट करा तो आपके पास आ गया y + 2z = 3। आपने इसे सॉल्व कर लिया y और z की प्रोबेबल वैल्यूज। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? y1 z1, या दूसरा केस क्या बन सकता है? y3 z0। ठीक है ना? इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करा, और खाली आपको इंटीग्रल वैल्यूज चाहिए, डिस्क्रीट, इंटीग्रल मतलब डिस्क्रीट वैल्यूज आपको खाली चाहिए, नॉन डिस्क्रीट वैल्यूज तो आपको अलाउड नहीं है, बिकॉज x y z आर काउंटिंग्स, x टाइम्स y z टाइम्स मींस यूर काउंटिंग। और जब y 1 है z 1 है, y और z को 1 पुट करा तो x कितना आ गया आपका? यहाँ पे 5 आ गया, और यहाँ पे y 3 है z 0 है, y 3 है z 0 है, तो यहाँ पे x 4 आ गया। और x क्या था? आप कंपेयर कीजिए, 1 is to be used x टाइम्स, तो 1 is to be used 5 टाइम्स, वही तो मैंने करा 5 बारी, 1 2 3 4 5। y is to be used 1 टाइम्स, एक बारी यूज करा है। 3 is to be used z टाइम्स, तो 3 को मैंने कितनी बारी करा है? एक बारी करा। तो इस तरीके से आप देखिए, एक केस ये बन गया ये वाला, और एक केस ये बन गया ये वाला। तो यदि कभी भी आपको कंफ्यूजन होता है और आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, कर पाते हैं, तो अब इस तरीके से अपने आप को स्ट्रेंथन कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा डिजिट कितनी कितनी बारी यूज करना है। ठीक है, सो दैट इज अ गुड मेथड, बट in examinations I do not need it. Okay, my students should not need it, they should be able to directly do such examples. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्योंकि टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जामिनेशंस। ओके, टाइम का ही कांस्टेंट है। यदि आपको टाइम बहुत ज़्यादा मिल जाए तो आप सॉल्व कर ही लेंगे सब कुछ बैठ के, आप इतने पढ़े हुए होते हैं। और वही तो फर्क है कि बहुत बारी क्या होता है कि हमें एग्जामिनेशन हॉल में चीज़ें याद नहीं आती, बट बाहर आके याद आ जाते हैं आंसर्स। बाहर आके मेथड भी स्ट्राइक कर जाता है, बाहर आके शॉर्टकट्स भी स्ट्राइक कर जाते हैं, बट वो हमारे लिए यूजलेस है, बिकॉज जो हम उस एग्जामिनेशन हॉल में कर रहे हैं वो डिसाइड कर रहा है मेरा फेट। तो मेरी रिफ्लेक्सेस, मेरा रिट्रीवल, सारा का सारा वहां आना चाहिए। जो भी मेरी नॉलेज है मुझे वहां यूज करनी चाहिए, तभी मैं सक्सेसफुल हूं, अदरवाइज नहीं हूं। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दैट क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन आंसर्ड। देन कम्स दिस, लेट्स सी। ओके, if from each of the three boxes containing 3 white and 1 black, 2 white and 2 black, 1 white and 3 black balls, one ball is drawn at random, then the probability that 2 white and 1 black balls will be drawn. तो 3 boxes उन पे हैं, हर बॉक्स से एक एक बॉल आपको निकालनी है एट रैंडम, और आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि फाइनली आप पे 2 व्हाइट और 1 ब्लैक बॉल आएगी। तो हम कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, डिफरेंट केसेस हमें बनाने पड़ेंगे। यहीं से हम देखना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। मैं इसी के ऊपर लिख देता हूं, ये हो गया बॉक्स 1, दिस इज बॉक्स 1, और दिस इज बॉक्स 2। यहां पे मैं 2 ब्लैक अपने आप लिख देता हूं जिससे आपको नीचे ना पढ़ना पड़े, और ये वाला हो गया मेरा बॉक्स 3। क्योंकि अलग अलग लिख के हमें टाइम सेव करने की, टाइम वेस्ट करने की जरूरत क्या है। ओके, एग्जामिनेशन में भी दिस शुड बी अ अप्रोच, क्योंकि लिखने के लिए बहुत ज्यादा पेपर आपको नहीं मिलता, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू हैव टू रिटेन इन ब्रेन, एंड वहीं पे आपको कैलकुलेट करना चाहिए। तो प्रैक्टिस इसी तरीके से करिए, जब आप पढ़ रहे हो, जब आप मॉक्स दे रहे हो, डू द सेम वे। कभी भी आप टेस्ट सीरीज के मॉक्स दे रहे हो, आप ये नहीं करेंगे कि आप बहुत सारे रफ पेपर्स अपने साथ रख लेंगे, जस्ट हैव 2 और 3 शीट्स। ओके, और कम से कम लिख के करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सेम अप्रोच आपको एक्चुअल एग्जाम में अडॉप्ट करनी है, ठीक है। अब वो कह रहा है 2 व्हाइट और 1 ब्लैक बॉल चाहिए, ये मेरी डिजायर है, दिस इज व्हाट आई एक्चुअली वांट। केसेस बना लेते हैं। पहला केस क्या बन गया मेरा? पहला केस हो गया, मैं बॉक्स 1 में से 1 व्हाइट ले लूं, बॉक्स 2 में से 1 व्हाइट ले लूं, और बॉक्स 3 में से 1 ब्लैक ले लूं। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, पहले बॉक्स से व्हाइट, दूसरे बॉक्स से व्हाइट, और तीसरे से ब्लैक। मैं ऐसे लिख देता हूं, बार बार बॉक्स वगैरह नहीं लिख रहा। पहले से 1 व्हाइट, दूसरे से 1 व्हाइट, तीसरे से ब्लैक। देखते हैं कोई और केस बनेगा क्या। केसेस मतलब पॉसिबिलिटीज, मतलब केस 1 और केस 2। और जब भी और वर्ड यूज होता है हम एडिटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं प्रोबेबिलिटीज की। मतलब पहले केस की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, दूसरे की निकाल लेंगे, और यदि तीसरा हुआ तो तीसरे की निकाल लेंगे, और उन तीनों को ऐड कर देंगे। ओके, और केसेस क्या है, टेक 1 W 1 व्हाइट एंड 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक, और जहां ऐड आ रहा है वी मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटीज। आई होप यू ऑल नो इट। ओके, क्योंकि यहां से मैंने कौन सी निकाली मुझे नहीं पता अगले में क्या आएगा, एट रैंडम है, तो हम पॉसिबिलिटीज बना रहे हैं फेवरेबल केसेस की। क्योंकि प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, बट हम एट रैंडम पिक कर रहे हैं। इसका मतलब पहले बॉक्स से क्या आ रहा है वो दूसरे बॉक्स को नहीं पता, दूसरे बॉक्स से क्या आ रहा है वो तीसरे को नहीं पता। तो इवेंट इन ए वे आर इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमेशा मल्टीप्लाई करी जाती है। और सिंपल लैंग्वेज में आप याद कर लीजिए, जब भी ऐड वर्ड यूज हो रहा है, एंड यूज हो रहा है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, और यूज हो रहा है ऐड कर लीजिए। केस 2 में हम क्या कर सकते हैं, पहले से 1 व्हाइट ले लें, दूसरे से 1 ब्लैक ले लें, तीसरे से 1 व्हाइट ले लें। पॉसिबल है। देखते हैं क्या कोई और केस बनता है। तो केस 3 देख लेते हैं हम। 2 केसेस हमारे पास बन चुके हैं, आप लोग भी सोचिए, इज देयर एनी केस विच इज केस 3। तो पहला हो गया व्हाइट व्हाइट ब्लैक, दूसरा हो गया व्हाइट ब्लैक व्हाइट, और तीसरा हो गया 1 ब्लैक यहां से ले लिया, 1 व्हाइट यहां से ले लिया, 1 व्हाइट यहां से ले लिया। तीनों बॉक्सेस से ऐसा करते हैं जिससे आपको, क्योंकि आप में से काफी लोग स्क्रिप्ट की रिक्वेस्ट करते हैं, तो यहां पे मैं ऊपर भी लिख देता हूं, ये बॉक्स 1 की चॉइस है, ये बॉक्स 2 की चॉइस है, ये बॉक्स 3 की चॉइस है। क्योंकि इस जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसकी स्क्रिप्ट आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ होता है, उस लिंक पे एक रिक्वेस्ट भेजेंगे तो ये लेक्चर स्क्रिप्ट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाती है, और ये हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल होती है। ओके, ये सॉल्यूशंस भी अवेलेबल होते हैं, बट अब यहाँ पे सीखिए, क्योंकि जरूरी नहीं है उन सॉल्यूशंस में सेम मेथड यूज होगा जो मैं यहाँ पे टीच करा रहा हूँ। यहाँ मैं वो मेथड्स यूज करता हूँ जिनमें कम से कम टाइम लग सकता है आपको आंसर करने के लिए, ठीक है ना, सो दैट यू सेव टाइम फॉर दोज क्वेश्चंस विच आर टफर और विच आर लेंथियर। तो अब तीनों केसेस की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, ऐड कर लीजिए। आई थिंक इट्स नॉट समथिंग विच इज टफ, बट चलिए फिर करके देख लेते हैं। बॉक्स 1 में से 1 व्हाइट निकालनी है, 3 व्हाइट 1 ब्लैक है, 4 बॉल है, 4 केसेस टोटल हैं, उसमें से 3 फेवरेबल है, तो ये हो गया आपका 3/4।
दूसरे वाले बॉक्स में 2 वाइट 2 ब्लैक हैं, 2/4, टोटल 4 बॉल्स हैं, उनमें से 2 फेवर कर रही हैं। और तीसरे वाले में 1 वाइट 3 ब्लैक है, टोटल 4 है, उसमें से 3 फेवर कर रही हैं, 3/4। तो ये पहले वाले केस की हो गई। इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहां पे इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक हो गया ना? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सजेस्टिंग? अब केस 2 में देखते हैं, वही वाइट है, सेम रहेगी, ये वाइट है, दोबारा से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये ब्लैक है, इसे देखते हैं। अब दूसरे में ब्लैक निकालनी है, 2 वाइट 2 ब्लैक, सेम प्रोबेबिलिटी है 2/4। और यहां वाइट है, 4 बॉल्स हैं, 1 वाइट 3 ब्लैक, उसमें से 1 फेवर कर रही है, 1/4। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड सिमिलरली यू कैन फाइंड दी नीचे वाली। पहले वाले में से ब्लैक कैसे है कि 3 वाइट 1 ब्लैक, 1 फेवर कर रहा है, टोटल 4 है। दूसरे में से वाइट तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 2/4, और तीसरे में से वाइट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1/4। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिए एंड गेट योर आंसर। तो ये 3 प्रोबेबिलिटीज आपकी आ जाएंगी, इन तीनों को ऐड कर लीजिए एंड गेट योर आंसर। आई होप नाउ यू नो व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है ना? आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, 3 6 3 3 9 दूनी 18, या आप यहाँ से कैंसिल कर लीजिए, दूनी 4 दूनी 4 दूनी 4, तो ये कितना हो गया, 3 और 3 9, और नीचे कितना आ गया, 4 चक 16 दूनी 32। यहाँ पे कितना आ गया, 3 4 चक 16 दूनी 32, और यहाँ पे कितना आ गया, 1 4 चक 16 32। 9 10 3 3, तीनों को आपने ऐड करा, सो दैट कम्स आउट टू बी 13/32। सो इजी, 13/32 इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है? कहीं कोई डाउट किसी को? कैन सिंपली आस्क मी। तो आपको किसी भी तरीके के डाउट्स हैं, यू कैन ऑलवेज आस्क मी। और इसमें से कई लोग क्या होता है, जैसे इसको और थोड़ा लेंदी कर देते हैं, 3/4 कैसे निकालिए। अब यदि हमें एक वाइट बॉल पिक करनी है इसमें से, तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, एक वाइट का मतलब वो लिखते हैं ऊपर 3C1 और नीचे लिखते हैं 4C1, बट दैट इज सेम एज 3/4। तो इन सब चक्करों में नहीं पड़ना, डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी निकालिए। और प्रोबेबिलिटी का मतलब है ऊपर होने चाहिए फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस, नीचे होने चाहिए टोटल नंबर ऑफ केसेस। और हो सकता है आप में से ज्यादातर स्टूडेंट इसी तरीके से करते हैं। So I'm not undermining you, I'm not underestimating you. I'm just suggesting that if you're not doing it, do it this way. Okay? Then comes the next example, the final of this particular series. और ये इस तरह के एग्जाम्पल्स मैंने पहले भी कराए हैं। कई तरीके के मेथड्स हैं, कुछ लोग इसे ग्राफिकल करते हैं, बट मैं इसे डायरेक्टली करता हूं। जब भी मॉड फंक्शन है ना, मॉड फंक्शन को प्रॉब्लम आती है जब अंदर वाला 0 हो जाए, उस स्टेज पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। और कॉमन एग्जांपल क्या है, मॉड x इज इक्वल टू 0। मॉड x को जब भी हम लेते हैं y इज इक्वल टू मॉड x, आपको याद होगा इसकी डायग्राम बनती है ऐसे, ये कॉर्नर पॉइंट और किंक जो भी कहना चाहे, और जहां किंक या कॉर्नर पॉइंट होता है वहां पे डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होती। तो इसलिए हम क्या सजेस्ट करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, शॉर्टकट, यदि मॉड ऑफ fx है तो आप fx को 0 करिए और इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व फॉर x, दीज आर पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है ना? ये सिंपल सा लॉजिक आप यूज कीजिए, कोई ग्राफ वगैरह कोशिश नहीं यूज करने की जरूरत नहीं है। इट्स अ कंपटीशन, इट्स अ मल्टीपल चॉइस पेपर, दे जस्ट वांट टू सी वेदर यू नो द थिंग्स और नॉट, दे वांट टू सी वेदर यू कैन सॉल्व इट इन अ टाइम which is less than the desired. Okay? क्योंकि एक्चुअली इतनी प्रॉब्लम्स को इतने कम टाइम में सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता। तो दैट इज व्हाट द एग्जामिनर वांट्स टू सी, वेदर यू आर फास्ट इनफ, वेदर योर मेथड्स आर डिफरेंट देन अदर्स, एंड वेदर यू कैन यूज योर कॉमन सेंस एंड लॉजिक एंड फंडामेंटल नॉलेज। ओके? तो इस तरीके से नॉर्मली इसे करा कीजिए। y को मॉड x, कभी भी कोई फंक्शन है fx को 0 रखिए, सॉल्व फॉर दिस। ये गिवन है, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, और ये आपका आंसर है। पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, these are the x, solve for x, and these are your points of differentiability, non-differentiability. इसी को यहां पे अप्लाई कर लेते हैं। ये आपको गिवन है, तो सबसे पहले तो मॉड x माइनस 1 को 0 करा, ये प्रॉब्लम करेगा, तो मॉड x इज प्लस माइनस 1, ये प्रॉब्लमेटिक है। बट जैसे मॉड x फंक्शन की बात करी तो ये भी तो प्रॉब्लमेटिक है ना। तो दूसरा पॉइंट कहां होगा, जब मॉड x 0 होगा, वो अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है, तो दैट इज x इज इक्वल टू 0। तो ये 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी मिलेंगे इसे, और ये तीनों पॉइंट यहाँ पे है। कई बार बच्चे प्लस माइनस 1 कर देते हैं, नो इट इज नॉट द राइट आंसर, ये ना, क्योंकि ये पूरा फंक्शन भी मॉड है और इसके अंदर भी मॉड है, तो दोनों पे ये प्रिंसिपल लगेगा। क्लियर हो गया? और हमेशा अप्लाई कीजिए वेर एवर यू वांट इट।
और बल्कि ये एग्जाम्पल तो इंटरव्यूज में भी पूछ सकते हैं कि क्या आप ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं फंक्शन का जो एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस हो बट डिफरेंशिएबल नहीं हो, तो मोस्ट लाइकली स्टूडेंट गिव द आंसर ऑफ y इज इक्वल टू मॉड x, क्योंकि मॉड x हर जगह कॉन्टिन्यूस है बट ओरिजिन पे डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि ओरिजिन पे आ गया किंक, जिसे सिंपल लैंग्वेज में आप लोग कॉर्नर पॉइंट भी कहते हैं या वी पॉइंट भी कहते हैं, कॉर्नर पॉइंट नहीं वी पॉइंट कहते हैं, बट इट इज बेसिकली किंक, KINK। और यदि आप ग्राफ के फॉर्म में चलना चाहते हैं तब भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं, ओके, क्योंकि जो हम सॉल्यूशंस अपने स्टूडेंट्स को प्रिंट फॉर्म में या अपनी वेबसाइट पर प्रोवाइड करते हैं उसमें हम वो क्लासिकल मेथड्स भी यूज करते हैं। अब देखिए ना, ये है मॉड एक्स होता यदि ये 0 से होता, बट यहाँ पे मॉड एक्स नहीं है, मॉड एक्स -1 है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हो गई 1 और -1, तो इसका मतलब इस तरीके से ग्राफ ऐसे जाएगा और इस तरीके से ग्राफ ऐसे जाएगा, ये इसका अल्टीमेट ग्राफ बनेगा। तो कितने वी पॉइंट्स आ गए, 1 2 3, 3 वी पॉइंट्स आ गए, 3 किंग्स आ गए, तो इन तीनों पे तो डिफरेंशिएबिलिटी होगी नहीं। ग्राफ बनाना भी आ गया आपको, मॉड एक्स सबको आता है, ओरिजिन से वी शेप बनाते हैं, बट यहाँ पे ओरिजिन नहीं है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, एंड मॉड एक्स 1 है, मतलब एक 1 पे आएगा और एक -1 पे आएगा, और वहां से आपने वी बना दिया, वो यहाँ कनेक्ट होगा, एंड दैट यू गेट योर आंसर। ओके, सो दैट वाज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस पर्टिकुलर part in which we are discussing previous year questions of CUET, a very, very important examination, I'm again saying, for admission to MCA courses of the universities of repute. So all the best, see you soon.